इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का 8वां अध्याय हास्यकरण से निपटना भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। दलित और आदिवासी आदिवासी जो जंगल में हो गए, दलित जो स्थानीय इलाके में हो गए, तो उनके अधिकारों की रक्षा किस तरह की गई थी उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर कबीर दास का कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। भाषा की अपनी पुस्तक में अपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे, हिंदी के पुस्तक चाहे कोई भी पुस्तक हो गया। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर, मतलब वो धागा बिनने का काम करते थे। बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति, मतलब भगवान के प्रति उनके प्रेम का केंद्रित था। प्रेम पर केंद्रित था, मतलब भगवान के प्रेम पर केंद्रित था। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे और पुजारियों के चंगुल से आजाद था। यहाँ पर पंडे है, पंडे उसको बोलते हैं जिसको पांडा लोग बोलता है। ये चाइना वाला पांडा नहीं, ये आप कहीं तीर्थ स्थल पर जाओगे तो वहां पर पांडा लोग, मतलब पुजारी में ही पांडा लोग होते हैं, तो उन लोग के चंगुलों से हमेशा आजाद रखा है। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचान के लिए लोगों को सांचे में कैद किया, मतलब जेल में कैद किया है, कारागार में। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्वता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार जो मटका वगैरह सब बनाते हैं, कुम्हार, बुनकर और घरे में पानी लाते व औरतें सबके श्रम का सम्मान करते हैं, मतलब सबके मेहनत का वे इज्जत करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनके पद में मेहनत ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का मुख्य रास्ता है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती, देखो यहाँ उनके प्रत्यक्ष जो थे और उनकी साहस भरी चुनौती की हमें चाहिए, हमें जो मन कर दिया वो चाहिए। आज भी लोगों को प्रेरित करती है उनकी कविता, उनकी चुनौतियां, उनकी प्रत्यक्ष लिखी हुई, मतलब उनकी बोली हुई कविताएं, दोहे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात में दलित हास्याई समूह और सामाजिक ऊंच नीच के घृणा करने वाले लोग भी कबीर के पंथों को गाते हैं। जो लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं दूसरों से, वह भी कबीर दास का दोहा बोलते ही होंगे। एक कविता, बरसे कम्मल भीजे पानी, दोहा। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिलपत परत निशान। अगर कोशिश करते जाते हो तो करते करते वो कोशिश एक दिन कायम जरूर होगा, नहीं होने का कोई भी चांस नहीं होता है। हास्याई समूहों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर ज्ञान की अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। जकमालपुर, यहाँ पर है जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हुए थे। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव के आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। कौन? दलित।
जबलपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते थे। जबलपुर जो गांव है उसमें यह काम, पैर धोने का काम, रत्नम के परिवार के लोग ही करते थे। रत्नम से पहले उसके पिता और उसके दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता है कि वो यही काम करते हैं। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था, लड़का था, 20 साल का था। पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। तो देखो पहले क्या होता था, जो मटका बनाएगा, मतलब मिट्टी का कुछ भी बनाए, कुम्हार हो गया। बाथरूम वगैरह साफ कर दे, कुछ इलाका साफ कर दे, डोम हो गया, चमार हो। जो चमड़ा का काम करता था वो चमार, बाल काटता था उसको हजाम और नाई बोल दिया गया, जो कपड़ा काटता है उसको दर्जी बोल दिया गया, है कि नहीं। जो खेती करता है उसको किसान, जो गाय दूधता है वो राय जी हो गए, गवालिया। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर कास्ट बांट दिएगा। जो पढ़ा उसको ब्राह्मण, जो लड़ा क्षत्रिय, और जो नहीं लड़ा उसको किसान के रूप में डाल दिए, दलित बना दिए उसको। उसने कहा कि वह इस संसार में विश्वास नहीं करता। उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। होता है भैया, एक सिक्का खोटा निकल जाता है तो बाकी लोग को दिक्कत हो जाती है। जैसे में एक लड़का पढ़ लेता है तो बाकियों को दिक्कत हो जाती है कि हमको सिखा रहा है। जैसे में एक कहावत है, अंधेर नगरी का चौपट राजा। एक राज्य था जहां पर राजा से लेकर सब अंधे थे। तो एक आंख वाला जब गया तो उसमें से एक अंधा आया और आंख वाले को हाथ पकड़ लिया, आंख वाले का, और इलाका पार करवा दिया। तो बात यही हो गई। तो दिक्कत तो होता ही है भैया। वो भी बोला कि हमारे पास भी आंख नहीं है, नहीं तो उनको मार देते वहीं पे। तो ये एक नीति हो गई है कि जो आपके बाप दादा परदादा करते आए हैं, हम आप भी वही करोगे। क्यों करोगे? नहीं करेंगे। जो समाज से अलग दिखता है भाई, उसको तो बहुत दिक्कत होता ही है। लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। जो नहीं बोलना होता है वह भी बोलते हैं, और जिनको कुछ नहीं पता है वह भी बोलते हैं। ऊंची जातियों को लोग को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का यह नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो नहीं मान रहा है। उनको लगता है कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने इसे बिगाड़ दिया है और वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। और वो क्या करता था, उनके बातों को ना मानकर अपने आप को उसके बराबर का मानने लगा था। इसलिए उनको दिक्कत था। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आकांक्षा से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे स्वर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूरी थे। मतलब बहुत सारे वहां के जो लोग थे वो दिहाड़ी मजदूर थे। दिहाड़ी मजदूर का मतलब होता है जो रोज पर काम करता है। पैसा काम किया, पैसा लिया, काम खत्म। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, जिंदगी कैसे चलाएंगे। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिश्राप लगेगा। मतलब ये भी बोलते थे कि अगर तुम यह काम नहीं करते हो तो तुम्हारे स्थानीय देवता का श्राप लगेगा। भैया ऐसा कुछ तो होता नहीं है, श्राप कहां से लग जाएगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया। रत्नम ये बोला कि आज तक दलितों में से कोई एक भी मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। अरे जब अंदर किसी के घर में नहीं जाएंगे तो कोई कैसे भड़क जाएगा भैया? नहीं भड़केगा ना। बात वही हो गई, हम जेबे नहीं करेंगे, भड़क कैसे जाओगे तुम? ये दलील रत्नम दिया। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी कि हम उसको भैया सबक सिखाएंगे। उन्होंने उसके समुदायों को हुक्म दिया कि वे
रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। बहिष्कार मतलब उससे अपने आप को अलग कर ले, उसको हटा दे। उससे ना कोई बात करेगा, ना ही उससे कोई मिलेगा, ना ही उसके घर खाना खाएगा, ना ही कोई उसको कुछ बुलाएगा। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम के झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम का झोपड़ी जलने लगा। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज करा दिया कि हमें इतना चीज किया गया है। ये उस समय बन गया था। क्या बना था? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 उस समय पारित हो गया था। उसी के तहत उसने थाने में केस कर दिया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगता कि अगर वे अपनी मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बन जाएगी। देखो, एक तो डरा कर रखे थे और उन लोगों को डर था कि अगर हम मुंह खोल दें तो मेरा भी हाल रत्नम जैसा हो जाएगा, मेरा भी घर जला दिया जाएगा। इसलिए वो लोग नहीं बोले। लेकिन स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। जो स्थानीय मीडिया अखबार वाले थे वो बहुत इस पर ध्यान दिए। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। जितने भी पत्रकार थे वो क्या किए, गांव की तरफ रुख किए और गांव में जाकर हर किसी का हाल चाल पूछना चालू कर दिए थे। ये एक अच्छा नीति है। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रति उन लोगों ने, पत्रकारों ने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई। जो ये रस्म थी बहस वाला, उसको तो खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया कि भैया अब हम तुमको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं रख सकते, तुम भाई यहां से जाओ। अब देखते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में क्या बोलता है। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था, क्योंकि इनकी मांग थी कि कानून बनाया जाए। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। जो दलितों और आदिवासियों को रोज के रोज उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, उनका अपमान किया जाता था, उस पर रोक लगाने के लिए आप जल्द से जल्द कार्रवाई करो और कानून इस पर बनाओ। यूं तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था। बहुत रजवाड़े फजवाड़े से भी ये लोग चले आते थे। लेकिन 1970 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। और देखो 70 से 80 तक आने ये सब हिंसक रूप लेने लगा था। जो भी सताता था उस पर बस लाठी भाला बर्छी गोली बारूद सब चालू हो जाता था। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए। एक नहीं, बहुत सारे। उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातियों जिसमें दायित्वों का निर्वाह करने का तैयार नहीं थे। यहाँ पर ये लोग दलित जो थे वो तथाकथित जाति दायित्वों का निर्वाह करने के लिए
मतलब आपके लिए थोड़ा सा कर दें कि आप चलो फिर बाद में ठीक करेंगे, वैसा नहीं। ये लोग चाहते थे जो इलाज होगा अभी होगा, बाद में कुछ नहीं। जो इलाज होगा अभी करो, जो कानून बनाना है अभी करो, बाद में नहीं। बाद वाला हम पे नहीं चलेगा। और समानता का अधिकार चाहते थे ये लोग, बस इतना ही चाहते थे कि हमें ये सब चीज मिल जाए, हक मिल जाए, मेरा जो हक है, मेरा अधिकार है मूलभूत अधिकार का, वो हक हमें दे दिया जाए। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। वे लोग भी वो रीति रिवाज परंपरा मानने के लिए इनकार कर दिया। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। जो बड़े जाति बहुसंख्यक के लोग थे वे खुलेआम अब हिंसा पर उतारू हो गए। तो आदिवासी जंगली एरिया के लोग भी कम थोड़े हैं, वो तो पहले ही से बहादुर होते थे। दे दनादन एकदम लाठी भाला बर्छी सब चलने लगता था। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाया और अभियान चलाया, और छुआछूत अभी भी जारी है। अभी भी छुआछूत कहीं ना कहीं तो है ही, भले एक एरिया में नहीं हो, लेकिन एक राज्य में कई एरिया में है अभी भी छुआछूत। कई इलाकों में आज भी छुआछूत मानने वाले भ्रष्ट लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, भ्रष्ट लोग हैं। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई। दलितों और आदिवासियों पर कौन कौन से प्रकार का हिंसा किया जा रहा है उसका डाटा बना, सूची बन गया। इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया, और इस सूची को अगर कोई भी अपराध करता है इसके तहत, तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान पारित कर दिया गया था। इसके बाद मैं बताता हूं अगले भाग में। इसी प्रकार 1970 से हम पढ़ेंगे भाग नंबर 4 में, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है ना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।